हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे, जिसमें वान थ्यूनेन के मॉडल के संशोधन को देखेंगे जो जोनासन ने दिया, हूवर ने दिया, लॉस ने दिया, इजार्ड ने दिया। क्रिस्टालर और लॉस की जो थ्योरी है उसका कंपैरिजन भी हम लोग यहाँ पे ही कराएंगे और दोनों के कंपैरिजन को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो वान थ्यूनेन का मॉडल आया था तो वो कब आया, आपका 1826 में आया था। ठीक। और इन्होंने अलग अलग मान्यताओं के आधार पे अपने मॉडल को दिया और उसने 6 पेटियों को डिवाइड किया कि 6 पेटियां होनी चाहिए जो भूमि उपयोग से संबंधित। बताया कि जो नगरों से जब हम लोग दूर आते हैं तो जो भूमि है उसके उपयोग को इन्होंने 6 पेटियों में डिवाइड किया कि पहली पेटी में क्या होना चाहिए, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। इस तरह से अलग अलग उन्होंने डिवीज़न किया था। अब यहाँ पे उनसे पहले ही आपके और भी इसमें मॉडल आते हैं। एक आपका इनपुट आउटपुट मॉडल है, आगत निर्गत मॉडल जिसे कहा जाता है, और इसको दिया किसने है, ये कांतरोविच ने दिया है, जो अर्थशास्त्री हैं। कांतरोविच नाम इनका है और ये अर्थशास्त्री हैं, रसिया के यानी रूस के हैं। और इन्होंने आगत निर्गत मॉडल दिया। इनके शिष्य हैं लियोनटिफ। इन्होंने कहाँ दिया, आगत निर्गत मॉडल किसके संदर्भ में दिया, ये रूस में दिया। और इनके ही शिष्य हैं लियोनटिफ। लियोनटिफ ने यूएसए के संदर्भ में ये मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल को पीटरसन और हिडाई और कार्टर और हिडाई ने अलग अलग प्रादेशिक और कृषि उपयोगों के सेक्टरों के मध्य जो अंतर संबंध का अध्ययन करके उन्होंने इसको बताया। और जो आगत निर्गत मॉडल है ये आपका अर्थव्यवस्था में पूंजी के संबंधी एक आपका आगत निर्गत यानी कि लागत और निकासी से संबंधित है। ठीक। जो आगत यानी कि जो लगाया जाए और निर्गत यानी जो निकासी है, यह गणितीय और विश्लेषणात्मक सिद्धांत पे आधारित था कि उत्पादन में निकासी और उसमें लगाई गई जो पूंजी है उसके अंतर संबंधों की बात इसमें की गई थी। तो ये था आगत निर्गत मॉडल। इसके बाद आया आपका डिसीजन मेकिंग मॉडल यानी निर्णयकारी मॉडल आया था। दूसरा जो मॉडल आया था निर्णयकारी मॉडल या डिसीजन मेकिंग मॉडल। जो आपका आउटपुट और इनपुट मॉडल था ये जो लियोनटिफ ने यूएसए में विकसित किया, तो वो 1956 में 1956 के आसपास जो निर्णयकारी मॉडल आया ये आपका 1960 में आया था। उसके बाद हैगरस्टैंड का जो है प्रसरण सिद्धांत आ गया था। प्रसरण सिद्धांत ये पूछा गया प्रश्न है, आपका नेट में पूछा गया है। ठीक। और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये पूछा गया है कि प्रसरण सिद्धांत किसने दिया था कृषि से संबंधित, तो ये हैगरस्टैंड का मॉडल है। हैगरस्टैंड ने प्रसरण सिद्धांत दिया था और इसमें उन्होंने नेबरहुड इफेक्ट को भी बताया था, यानी पड़ोस का प्रभाव भी बताया था। किसने, हैगरस्टैंड ने। उसके बाद यहाँ पे आपका है जो मॉडल है जोनासन का सिद्धांत है। जोनासन महोदय स्वीडन के निवासी हैं और अर्थशास्त्री और भूगोलवेत्ता ये दोनों हैं। इन्होंने 1925 में वान थ्यूनेन का जो मॉडल 1826 का था उसमें इन्होंने इसका संशोधन किया। और जोनासन ने अलग अलग स्थानों को अलग अलग पेटियों में उसके भूमि उपयोगों को विभाजित किया, जिसमें उन्होंने पहली पेटी में नगर और गांव या उसके निकट का जो पहला क्षेत्र था उसमें उन्होंने बताया कि जो सघन क्षेत्र है उसमें सघन आबादी है, उसमें आपका जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं जैसे दूध हो गया या सब्जी हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, इन सभी का उत्पादन क्षेत्र कौन सा होगा, जो नगर या गांव के निकट की पहली पेटी थी। यही बात किसने बताया था, तो यही वान थ्यूनेन में भी बताया था कि पहली पेटी में ये होना चाहिए। दूसरी पेटी में इन्होंने कम नाशवान साग सब्जी है, आलू या मुद्रादानी फसलों को शामिल किया था। अब देखिए ये चीज़ वान थ्यूनेन ने ध्यान नहीं दिया था कि जो सब्जी में भी एक होती हैं सब्जियां जो जल्दी खराब होने वाली है, क्योंकि उस समय इनकी मान्यता थी कि जब ये इन्होंने दिया था सिद्धांत उस समय केवल जो परिवहन सुविधा थी वो क्या था, आपका घोड़ा गाड़ी या नाव था। तो इसलिए उन्होंने ये माना कि जो कम नाशवान साग सब्जियां हैं जैसे आलू हो गया या जो मुद्रादानी फसलें अन्य फसलें हैं, तो उनको उन्होंने क्या बोला, जोनासन ने उसको दूसरी पेटी में रख दिया
कि जैसे आलू है ये तुरंत तुरंत नहीं खराब होता है, तो इसलिए इसको सेकंड पेटी में रख दिया जाएगा, सब्जी के अंतर्गत ही आता है। तीसरी पेटी में उन्होंने सघन कृषि और डेयरी के कार्यों को शामिल किया। चौथी पेटी में उन्होंने सामान्य कृषि, सूखी घास का उत्पादन एवं कम पशुधन की बात की। और पांचवी पेटी में उन्होंने मोटे खाद्यान्न या वनस्पति तेलों की बात किया कि इसमें वनस्पति तेल और मोटे खाद्यान्न को उपजाया जाएगा। और नेक्स्ट जो उनकी छठी पेटी की बात उन्होंने की थी, तो छठी पेटी उनकी चारागाह पेटी थी। सातवीं पेटी उनका एग्रीकल्चर कार्य के लिए उन्होंने दिया था। और ये पूरी संकल्पना जोनाथन ने किसके संदर्भ में दिया, तो यूरोप के संदर्भ में दिया। और जबकि वान थ्यूनेन ने किस में दिया था, तो ये जर्मन के संदर्भ में, वो भी यूरोप के ही संदर्भ में ही दिया था। हालांकि इनका जो मॉडल है जोनासन का, ये पूरी तरह से भारत में इसका उपयोग नहीं है, लेकिन वान थ्यूनेन के मॉडल का कुछ हद तक उपयोग देखा जा सकता है। जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि कोई एक मंडी होती है और इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो सब्जियाँ उपजाते हैं या जो भी सब्जियों की खेती करते हैं, वो क्या करते हैं कि इस मंडी में लाके बेचते हैं। और जो मान लीजिए मंडी के नज़दीक का जो 5 किलोमीटर रेंज का क्षेत्र है या 8 किलोमीटर रेंज का क्षेत्र है, वहाँ पे सब्जियों की खेती ज़्यादा होगी, क्योंकि मंडी में बेचने के लिए उनको आसानी होगी। और जो दूर के मान लीजिए 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर का जो क्षेत्र है, वहाँ पे इसकी अपेक्षा कम सब्जियां वहाँ पे लोग उगाएंगे, क्योंकि परिवहन व्यय उस पर ज़्यादा लगेगा इसकी अपेक्षा। परिवहन व्यय को यदि निकाल देंगे तो उनको उसका आर्थिक लाभ कम प्राप्त होगा। जो वान थ्यूनेन ने अपने सिद्धांत से दिया था कि P=S-C+T, अर्थात कि P को उन्होंने बताया कि ये प्रॉफिट है, आपका इकोनॉमिक लाभ है, आर्थिक लाभ है। और यस को बताया कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय। और सी को उन्होंने बताया कि जो प्रोडक्शन कास्ट है, जो उत्पादन लागत है। और टी बताया कि ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें यदि मान लीजिए दूर दराज के लोग हैं तो उनका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है उनका जो आर्थिक लाभ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस से ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को घटा दिया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ेगा। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये में बेचा और आप 100 रुपये में आपने सब्जी बेचा, कोई मान लीजिए आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो प्रोडक्शन कास्ट मान लीजिए इसमें आपने 40 रुपये लगाया उत्पादन करने के लिए, और यहीं पे आप ट्रांसपोर्टेशन कास्ट दूर से ले आ रहे हैं तो 30 रुपया मान लीजिए हो गया पर क्विंटल का। तो ये 40 30 70 हो गया आपका। तो टोटल आर्थिक लाभ कितना हुआ, 30 रुपये का हुआ। यहीं यदि कोई नज़दीक का बंदा है, वो 100 रुपये मान लीजिए बेच रहा है, 100 रुपये क्विंटल का, और उसका भी प्रोडक्शन लागत उतना ही होगा 40, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या हो जाएगा, मान लीजिए ज़्यादा नज़दीक है, 10 रुपया 20 रुपया हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 40 और ये 10 50, और ये टोटल कितने हो गए, 50 रुपये हो गए। तो टोटल जो आपका आर्थिक लाभ हो गया ये 50 हो गया। तो ये क्या प्रभाव दिखा रहा है कि जो परिवहन व्यय है ये महत्वपूर्ण होता है, कि जैसे जैसे भूमि उपयोग पेटी से दूर जाएंगे तो अलग अलग जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, उसी क्रम में उनका निर्धारण तय होगा, उनके प्रतिरूप जो उनका पैटर्न एरिया है वो डिफाइन होगा। ठीक। दूसरा जो है बेकर का सिद्धांत, इन्होंने यूएसए के संदर्भ में दिया। इनके सिद्धांत को शस्य वितरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने 1930 में सिद्धांत दिया और यूएसए के संदर्भ में 12 फर्मों की बात इन्होंने की थी, जिसमें जो प्रमुख है उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने पहला बात किया कि आवश्यक फसल जो अधिवास के लिए आवश्यक है उसको नज़दीक बोई जाए, यानी पहली पेटी में, पहले फर्म में। और हल्की जो फसलें हैं उनका उत्पादन बाजार की दृष्टि से होनी चाहिए। क्रमिक मार्ग की जो फसलें हैं उनका उसी दृष्टि से उत्पादन करना चाहिए। और जो शस्य संयोजन के महत्व को भी इन्होंने बताया। अधिवास जनसंख्या की और इन्होंने ध्यान दिया, और ध्यान में रख कर अधिवास और जनसंख्या के हिसाब से फसलों के उत्पादन की बात कही। यहीं कृषि कार्य में दक्षता एवं अनुभव एवं यांत्रिक तथा सिंचाई संसाधन के आधार पर भी इन्होंने बांटा कि फसलों को दक्षता, अनुभव और सिंचाई संसाधनों के आधार पर भी डिवाइड किया जा सकता है। आगे जो वान थ्यूनेन के मॉडल में संशोधन करते हैं वो हैं लास महोदय। लास जर्मन अर्थशास्त्री हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये इंडस्ट्री से संबंधित यहाँ पे दे दिया है इन्होंने, अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने भी लाभ की ही बात की कि क्रिस्टालर का इन्होंने संशोधन किया और वान थ्यूनेन के भी मॉडल का संशोधन किया। फिलहाल यहाँ पे जो स्पेशली हम लोग मेंशन किए हैं तो ज़्यादा इनका योगदान नहीं रहा वान थ्यूनेन के मॉडल में, लेकिन जो
क्रिस्टालर महोदय हैं, इनके जो केंद्रीय अवतल सिद्धांत दिए गए उसमें इन्होंने बृहद स्तर पे संशोधन किया था लॉस ने। तो उसी के संदर्भ में आप देखिए यहाँ पे क्रिस्टालर के अकॉर्डिंग कि क्रिस्टालर का जो खटकोणीय प्रतिरूप था उस पर इन्होंने सहमति जताते हुए सेवा केंद्र और बाजार क्षेत्र को अनुकूलता हेतु क्या इन्होंने माना कि त्रिभुजी खटकोणीय प्रतिरूप प्रस्तुत किया, और इन्होंने 18 गांवों को एक पॉइंट के रूप में देखा और उसका जो सेंटर है उन्होंने अलग निर्धारित किया। क्रिस्टालर ने पहले महानगर फिर छोटे नगर, जबकि लास्ट ने क्या बोला कि पहले उन्होंने बस्तियां बताई फिर उसके बाद उच्च नगरों की बात उन्होंने किया। तो उन्होंने जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेंटर की बात कही थी। ठीक, समानता की बात करें कि दोनों के बीच क्या समानता था क्रिस्टालर और लॉस के, तो दोनों ने समान जनघनत्व दोनों ने माना था, परिवहन सुविधाएं दोनों ने समान माना था, वस्तु का उत्पादन और विक्रय खटकोणी होगा ये भी दोनों ने माना था। यानी दोनों में जो समानता यदि पूछा जाए क्रिस्टालर और लॉस में तो समान जनघनत्व की बात दोनों ने किया, समान परिवहन सुविधाओं की बात किया, समान वस्तु उत्पादन की और विक्रय की जो खटकोणी स्थिति थी उसको भी समान माना। और इनके बीच जो डिफरेंस है उसको देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिस्टालर और लॉस का डिफरेंस देख लीजिए। क्रिस्टालर ने अधिक महत्व की वस्तु को महानगर में बताया, जबकि लॉस ने क्या बताया कि अधिक महत्व की वस्तु स्थानीय स्तर से प्राप्त की जाएगी। इनने बताया कि केंद्रों के स्तरों के अतिरिक्त कार्यों के वर्ग का भी समायोजन किया गया, जबकि इन्होंने क्या बताया कि केंद्रों को विशेषीकरण को ध्यान में रखकर अनेक कार्यों से परिपूर्ण आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना की। किसने? लॉस ने। क्रिस्टालर ने फुटकर व्यवसाय कार्य की अवस्थितियों को प्रस्तुत करने में इन्होंने उपयुक्त प्रतीत होता है, ऐसा इन्होंने बताया कि जो क्रिस्टालर ने फुटकर व्यवसाय की बात की, जबकि लॉस ने बाजार आधारित निर्माण उद्योग की अवस्थिति को प्रस्तुत करने में उपयुक्त प्रतीत होता है, जो लॉस का रूल है। ठीक, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया ये किसके लिए? निर्माण उद्योगों के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहा है, जबकि जो क्रिस्टालर का है ये फुटकर व्यवसाय हेतु ज़्यादा उपयोगी हुआ। हुबर का सिद्धांत देख लीजिए। हुबर ने कृषि भूमि की उपयोग की विविधता के लिए 5 नगर 3 कृषि उत्पाद जिसमें गेहूं, दूध और बीन्स को लिया और इसी आधार पर उन्होंने संशोधन भी प्रस्तुत किया। 1948 में इन्होंने दिया। इन्होंने 5 नगर या 5 बाजार बताए और 3 कृषि उत्पाद बताए। ठीक, 3 कृषि उत्पाद याद कर लीजिए, गेहूं, दूध और बीन्स। हुबर के अनुसार सभी 5 नगरों में दूध की मांग है, गेहूं की मांग केवल एक प्रथम नगर में है, बीन्स की मांग प्रथम, तृतीय और 5वें नगर में है। ठीक, अब इनके जो अंतर हैं कि इन्होंने जो व्याख्या किया कि परिवहन व्यय में अंतर, कृषि उपजों की वहनीयता में अंतर। ठीक, यही 2 चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा वान थ्योनेन से इन्होंने डिफाइन किया था। और इन्होंने अलग 5 बाजार बताए, 3 कृषि उत्पाद बताए। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। फिलहाल यहाँ पे कराने का तात्पर्य यह है कि आप इन चीज़ों से रूबरू हो पाएँ कि हाँ ये सिद्धांत भी है और इसको किसने दिया है, इससे भी आप परिचित हो पाएँ। ठीक, यहाँ पे दूध की मांग जो है सभी में है, तो दूध जो है सभी में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सभी 5 नगरों में क्या है, दूध की मांग है। तो दूध क्या हो गई, इन सभी नगरों के लिए एक आवश्यक वस्तु हो गई, जबकि गेहूं की मांग केवल एक ही नगर में है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से इसको बनाया भी गया है। और 5वें नगर में यानी प्रथम बीन्स की मांग कहाँ पे, प्रथम, तृतीय और 5वें नगर में है। तो बीन्स आपका सभी में हो जाएगा, प्रथम, तृतीय और 5वें में क्या है, बीन्स की आवश्यकता है। दूध जो है सभी में, देखिए ये दूध का जो पॉइंट दिखाया गया है ये सभी में है। बीन्स क्या है, 1, 3, यहाँ से देख लीजिए गेहूं केवल एक नगरों के लिए है, यानी कि गेहूं पूरा विस्तृत प्रथम नगर यानी कि बृहद जो नगर है उसी में। अगला इजार्ड का जो सिद्धांत है, इजार्ड ने दिया, इनकी एक बुक है अवस्थिति प्रक्षेप अर्थव्यवस्था 1956 की, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी
1956 में प्रादेशिक विश्लेषण की क्रियाविधि यानी मेथड ऑफ रीजनल एनालिसिस 1960 की, इसमें इन्होंने वान थ्यूनेन के मॉडल के संशोधन को प्रस्तुत किया है इजार्ड ने। तो यहाँ से देख लीजिए, आपको केवल बुक्स को ध्यान रखना है कि मेथड ऑफ रीजनल एनालिसिस, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी। क्लियर हुआ? तो इस वीडियो में इतना ही। और इसमें आप लोगों ने देखा कि आगत निर्गत मॉडल किसने दिया, तो लियोनटिफ ने किस संदर्भ में दिया था आगत निर्गत मॉडल, तो उन्होंने यूएसए के संदर्भ में दिया था। इसको पहली बार किसने दिया था, इनपुट आउटपुट मेथड को, इसमें लिखा नहीं गया, आपको याद करना है। तो इनपुट आउटपुट मेथड को सबसे पहले दिया था कांतरोविच ने, ठीक, जो रशियन जोग्राफर हैं या इकोनॉमिक एडवाइज़र कह लीजिए आप, आर्थिक सलाहकार भी कह सकते हैं, अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद आया निर्णयकारी मॉडल यानी डिसीजन मेकिंग मॉडल, और इसके बाद आया आपका डिफ्यूज़न मॉडल जो हैगरस्टैंड ने दिया था, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।